हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो हिस्ट्री का चैप्टर है थर्ड, द एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, उसका टॉपिक देखेंगे लेट एंटिक्विटी। ये उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये मैं कराना भूल गया था पहले, एक बार अब करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो हेडिंग समझ लेते हैं। लेट एंटिक्विटी टर्म का मतलब क्या है। ये एक टर्म है जिसे यूज किया गया डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड को किसी एक टाइम पीरियड को हिस्ट्री में लेट एंटिक्विटी कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो वैसे हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड को रोमन एम्पायर की हिस्ट्री के टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड को लेट एंटिक्विटी कहा जाता है, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड को की खासियत क्या थी कि इसे अलग से नाम दिया गया। इसकी क्या खासियत थी कि इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत ही फैसिनेटिंग इवोल्यूशन होता है। किसका इवोल्यूशन होता है? रोमन एम्पायर को। और इसी टाइम पीरियड के अंदर ब्रेकअप भी होता है रोमन एम्पायर का। यानी कि एक तरफ रोमन एम्पायर ऊंचाइयों पे भी पहुंच रहा था और एक तरफ रोमन एम्पायर टुकड़ों में भी बट रहा था। यानी कि इस टाइम पीरियड में दोनों चीजें हुई। अब रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो ऐसा हो सकता है कि एक पीरियड में बहुत ऊंचाइयां पहुंच गए हों और एक पार्ट में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हों और एक पार्ट में उनके टुकड़े वगैरह हो गए हों और वो हार गए हों। ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड की मतलब टाइमिंग क्या है? 4th से लेके 7th सेंचुरी करंट एरा, ये इसकी टाइम पीरियड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बताया गया जो 4th सेंचुरी थी, 4th सेंचुरी, ये सेंचुरी इसको बोला गया है वो वन ऑफ द कंसिडरेबल फर्मेंट्स। इस सेंचुरी को फर्मेंट बोला गया है। फर्मेंट क्या होता है कि किसी भी चीज में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंज आए, उस चीज को फर्मेंट कहते हैं। तो इसे 4th सेंचुरी को बोला गया। यानी कि 4th सेंचुरी में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंज आए होंगे। कहाँ पे? रोमन एम्पायर में। तो वो चेंजेस क्या क्या थे ये जानते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा लेट एंटिक्विटी क्या थी। अब चेंजेस जानते हैं। कल्चरल लेवल पे क्या चेंज आया था पहले वो बताए गए हैं थोड़े बहुत। उसके बाद में मिक्स करके किए गए हैं थोड़े बहुत चेंजेस, मैं बता दूंगा कौन कौन से क्या क्या हैं। पहले कल्चरल लेवल पे समझ लो। कल्चरल लेवल पे क्या हुआ, जो उनका एम्परर था 4th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी की स्टार्टिंग में यानी कि 300 से लेके 350 वगैरह, इसके इस टाइम पीरियड को स्टार्टिंग दे सकते हो। तो एम्परर था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। उसने लगभग 313 करंट एरा, शायद यही टाइमिंग थी, गलती हो सकती है, वो देख लेना। 313 करंट एरा के आसपास कॉन्स्टेंटाइन ने जो क्रिश्चियन रिलीजन उसे ऑफिशियल रिलीजन मान लिया था। तो ये हो गया कल्चरल चेंज कि भाई कल्चर लेवल पे उन्होंने किसी और धर्म के कल्चर को अपना लिया और उसे ऑफिशियल रिलीजन बना लिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। और एक और क्या कल्चरल चेंज आया था पूरे लेट एंटिक्विटी पीरियड में। लेट एंटिक्विटी का टाइम पीरियड था 4th से लेके 7th सेंचुरी। तो जो 4th सेंचुरी थी ना, 4th सेंचुरी में तो हमने जान लिया कि भाई ये चेंज आया, क्रिश्चियन धर्म को ऑफिशियल बना लिया। लेकिन 7th सेंचुरी में क्या हुआ, इस्लाम जो धर्म है मुस्लिम वगैरह का, तो इस धर्म की स्टार्टिंग हुई लगभग 7th सेंचुरी के आसपास। जिससे एक और कल्चरल चेंज आ गया 4th से 7th सेंचुरी करंट एरा के आसपास, ठीक है। तो ये तो एक कल्चरल चेंज बता दिया। उसके बाद एक पॉलिटिकल चेंज भी बताया गया है कि उनका एक एम्परर था रोमन एम्पायर वालों का, जिसका नाम था डायोस्लेटिन। इस बंदे का नाम था, रोमन एम्पायर का एम्परर था, बाद में जाके बना था। कॉन्स्टेंटाइन जो था ना, जो भी मैंने बताया, इससे जो पहले वाला रूलर था वो था डायोस्लेटिन, ठीक है। तो जो डायोस्लेटिन था, इसने एक चेंज किया किसमें? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। क्या चेंज किया? उसने जो स्टेट है कि मतलब ये हमारा इतना एरिया है, उसके बॉर्डर्स में चेंज कर दिया कि हम इतना एरिया बढ़ा रहे, इतना घटा रहे हैं। क्या चेंज करा? वो बोला कि हम ओवर एक्सपेंशन कर रहे थे कि भाई मान लो ये उनका एरिया है, यहाँ पे एक डेजर्ट है, डेजर्ट पे कोई राज नहीं करता, सूखा पड़ा है, तो इन्होंने इसको भी अपने अंडर में ले लिया। तो बोले अब डेजर्ट को अंडर में ले लिया तो वहाँ की जो 2-3 जनजाति होंगी उनका ख्याल रखना पड़ेगा और फिर उस एरिया की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, फोर्टिफिकेशन वगैरह करनी पड़ेगी। इस चक्कर में हमारे जो पैसे थे, मनी रिसोर्सेज,
वो वेस्ट हो रहे थे। अब इधर डेजर्ट में ऐसी कोई खेती तो होती नहीं, हमारे पास पैसे आएंगे ना, कोई टैक्स देता क्योंकि उनके पास होता ही नहीं कुछ। तो इस वजह से वो बोले कि ये तो वेस्ट है हमारे मनी को, टाइम का। इस वजह से वो बोले कि हम हमारी बॉर्डर्स कम कर रहे हैं, यानी कि जो फालतू के एरिया हैं, जो डेजर्ट हैं वगैरह, या फिर जो लेस स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, उन सब जगहों को छोड़ रहे हैं जिनमें लेस इकोनॉमिक वैल्यू है। लेस इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि कम पैसा आता है वहां से, या फिर लेस स्ट्रेटेजिक है, उनका कोई यूज भी नहीं है, तो उन सबको छोड़ दिया उसने। और फिर जो बाकी बच गई थी, जो जो काम की जगह थी, उन सबके चारों तरफ दीवार बना दी, फोर्ट बना दिया, फोर्टिफाइड द रेस्ट ऑफ द एम्पायर, ठीक है। और फिर उसने क्या करा, एक जो सिविलियन लोग थे, यानी जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग होते हैं, आर्मी से जिनका कोई काम नहीं, मिलिट्री वगैरह से, उनको मिलिट्री फंक्शन से दूर कर दिया। यानी कि पहले तो ऐसा होता था, कई बार नॉर्मल लोगों को मिलिट्री में भेज देते लड़ने जाने के लिए, लेकिन अब क्या करते भाई, मिलिट्री में बोल दिया कि यही स्पेसिफिक लोग जाएंगे, इनको ट्रेनिंग दो, सिविलियन लोगों को नहीं भेजेंगे, भाई हरवा वगैरह दे हमें, तो ऐसे कह के सिविलियन को मिलिट्री वाले से दूर कर दिया, ठीक है। और मिलिट्री के जो लीडर्स थे उन्हें ज्यादा पावर दे दी कि भाई तुम अपनी मर्जी से किसी पे भी अटैक कर सकते हो वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा पावर दे दी, ऑटोनॉमी दे दी। और मिलिट्री कमांडर्स जो, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई, तो इनका खुद का एक ग्रुप बन गया, और ये सोशल ग्रुप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, पावरफुल बन गया। और इस ग्रुप को कहा जाता था ड्यूसेस, इन मिलिट्री कमांडर्स को ड्यूसेस कहा जाता था। इनका जो ग्रुप था, सोशल ग्रुप, वो बहुत ही पावरफुल बन गया, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आए थे पॉलिटिकल स्फीयर में, जो डायोक्लेटियन लेके आया था। फिर जो कॉन्स्टेंटाइन इसके बाद में आया, उसने इन सबको कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब होता है जोड़ना। इन सब चेंजेस को तो रखा है, उसके साथ क्या जोड़ दिया, उसने खुद के एक दो चेंजेस जोड़ दिए। मतलब इन सब चेंजेस को रखा है, ये नहीं मतलब राजा बदल गया तो अब ये सारे चेंजेस हटा दिए, वो भी रखे, एक दो नए चेंजेस ले आए। एक दो नए चेंजेस क्या थे, कॉन्स्टेंटाइन जो लेके आया था वो थे, जैसे कि जो मॉनेटरी स्फीयर था, यानी कि इकोनॉमिक स्फीयर मान लो, उसमें एक चेंज लेके आया था कॉन्स्टेंटाइन। क्या किया उसने एक न्यू डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कोई करेंसी, यानी कि तुम समझ लो जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पीरियड पे नए नोट आ गए थे 2000 के, तो यानी कि हम कह सकते हैं न्यू डिनोमिनेशन ऑफ 2000 वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो वैसे ही उसने भी नए नोट, उस टाइम पीरियड में नोट तो होते नहीं, उस टाइम पीरियड पे होते थे कॉइन, तो उसने नए कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए उस टाइम पीरियड पे। और वो कॉइन क्या थे, वो थे सोलिडस। उन कॉइन को सोलिडस कहा जाता था। और एक कॉइन कैसे बनते थे, मतलब कुछ तो खासियत होगी उनमें, तो वो बनते थे 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड के। प्योर गोल्ड के क्यों बनाए उन्होंने, क्योंकि भाई इनके जहाँ से सिल्वर वगैरह लाते थे, वहाँ की माइनिंग में सिल्वर खत्म हो गया था, इस वजह से इन्हें गोल्ड के वो बनाने पड़े, क्योंकि सिल्वर की कमी पड़ गई थी। तो देखो कितने अमीर होते थे, सिल्वर नहीं मिला तो गोल्ड से सिक्के बना लिए उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और उसके बाद बताया गया जो सोलिडस इन्वेंट किया कॉन्स्टेंटाइन ने, ये उसने ऐसा करा कि भाई उसके बाद के जो एम्पायर्स है, भाई रोमन एम्पायर तो खत्म हो गया एक टाइम पीरियड के बाद, उसके बाद जो एम्पायर्स आए उन्होंने भी सोलिडस को माना, और सोलिडस कई सालों तक चलता रहा, कई सेंचुरीज तक, ठीक है। और ये बताया गया जो सोलिडस था वो बहुत ही लार्ज स्केल पे मिंट करवाए जाते थे, मिंटेड ऑन अ लार्ज स्केल। अभी मिंटिंग का मतलब क्या होता है, मिंटेड का मतलब, इसका मतलब होता है सिक्के बनाने की कला, यानी कि तुम सिक्के जो बनाते हो वो टेक्निक। तो सोलिडस के सिक्के बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाए गए, और वो मिलियंस में बने, यानी कि सोच लो कितना यूज करते होंगे वो लोग सोने का, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टेंटाइन था, उसने एक दो काम करते थे, तो दूसरा काम क्या किया उसने काम ये करा कि नई कैपिटल बना दी, सेकंड कैपिटल। यानी कि इससे पहले जो फर्स्ट कैपिटल थी वो तो रोम में थी, जो कि इटली में है। अब क्योंकि रोमन एम्पायर था तो फर्स्ट कैपिटल रोम में थी, ठीक है। अब सेकंड कैपिटल कहाँ पे बना दी, सेकंड कैपिटल बना दी बाइजेंटियम में। पहले इसका नाम बाइजेंटियम था, फिर इसने जब कैपिटल बनाई उसका नाम बदल के रख दिया कॉन्स्टेंटिनोपल। अब राजा का नाम था कॉन्स्टेंटाइन, उसने अपने नाम पे इस बाइजेंटियम जगह का नाम बदल के कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। और अगर इसका करंट का नाम दिखा, यानी कि फिलहाल ये जगह कहाँ पे है, फिलहाल ये जगह है इस्तांबुल में, यानी कि इस्तांबुल जगह है, इसका नाम बदल दिया फिलहाल।
टर्की में, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे बाइजेंटियम थी। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम बदल दिया कॉन्स्टेंटाइन और सेकंड कैपिटल बना दिया इसे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो सके। जैसे कि वही इनका बहुत बड़ा एम्पायर था, एक तरफ था वेस्टर्न साइड का यूरोप वगैरह वाला पार्ट, एक तरफ था वो ईस्टर्न साइड का एशिया वगैरह वाला पार्ट। तो अब ये बोला कि वेस्टर्न साइड की कैपिटल हो जाएगी रोम और ईस्टर्न साइड की कैपिटल हो जाएगी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। यहाँ से ईस्टर्न साइड का आराम से कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ से वेस्टर्न साइड का, ठीक है। तो 2 कैपिटल बना दी इसने। फिर अब दूसरी कैपिटल बना दी तो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए रहेगा, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम वेस्ट साइड के पॉलिटिशियंस वेस्ट पे राज कर ले और फिर वहीं से ईस्ट पे राज कर ले, ऐसा तो है नहीं। ईस्ट के लोगों को भी पॉलिटिशियन बनाना पड़ेगा ताकि अलग अलग अपना राज कर सके, यानी कि नए पॉलिटिशियंस बनाए। और पॉलिटिशियन को उस टाइम पीरियड पे क्या कहा जाता था, सीनेट कहा जाता था रोमन एम्पायर में। अ न्यू सीनेट वाज फॉर्म्ड इन द ईस्टर्न एम्पायर। कॉन्स्टेंटिनोपल की एक और बात बताई गई है कि ये बहुत ही सुंदर जगह थी। कैसे थी कि भाई ये जो एरिया था वो ऐसा था कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ, मान लो ऐसे समझ सकते हो तुम इस एरिया को। ये भाई रेस्ट ऑफ द कंट्री है, मान लो ये टर्की है और ये मान लो इस्तांबुल या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल है। तो यहाँ पे वोटर ही वोटर है तीनों साइड, तो यहाँ से ट्रेड वगैरह भी अच्छा हो सकता है चारों तरफ से, न तीनों तरफ से। और बाकी लैंड से भी कनेक्टेड है तो मिलिट्री वगैरह सपोर्ट भी जल्दी हो सकता है। यानी कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी थी और सुंदर भी थी दिखने में, इसलिए इसे कैपिटल बनाया गया। फिर अब जो न्यू सीनेट बन गई, इसमें एक और चीज क्या हुई, अब पहले इधर इधर के पॉलिटिशियंस थे, अब इधर न्यू सीनेट बन गई तो इधर के भी पॉलिटिशियंस आ गए। यानी कि जो गवर्निंग क्लास थी, यानी कि जिन्हें आप पॉलिटिशियंस कह सकते हो, उनकी संख्या बढ़ गई, उनके नंबर्स बढ़ गए, ठीक है। तो पॉलिटिशियन संख्या में बढ़ गए, ये चीज हमने देख ली। उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक चेंज और बताया गया है। उस टाइम पीरियड के बीच में इकोनॉमिक चेंज क्या हुआ, अभी तक हमने देख लिया कॉन्स्टेंटाइन ने क्या 2 चेंज करे थे वो देख लिया, ठीक है। अब इकोनॉमिक क्या चेंज हुआ, अब क्योंकि उसने सोलिडस इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था जो भी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई। कि पहले वो क्या करते थे, सिल्वर के सिक्के यूज करते थे और सिल्वर उस टाइम पीरियड पे कम हो गए थे, ज्यादा यूज कर लिए थे उन्होंने। तो अब गोल्ड के करने लग गए, जो सोलिडस था तो गोल्ड उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में था, तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई। यानी कि जैसे सिक्के कम पड़ते और बढ़ा देते, मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई, करेंसी स्टेबल बन गई। और क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस टाइम पीरियड के आसपास, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अब भाई पैसा भी उनके पास बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो अब हर आदमी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेगा, तो बहुत ज्यादा आदमी करेंगे तो वो कंपाउंड होकर बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ती क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ चुकी है रोमन एम्पायर की। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स में, रूरल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि रूरल एरिया में जो बहुत सारी चीजें होती हैं, मशीनरी वगैरह छोटी मोटी जो यूज की जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए गए हैं ऑयल प्रेसेस, जैसे कि जो मस्टर्ड है, सरसों वगैरह वो उगाते हैं तो उनका सरसों का तेल निकलता है, तो उसे निकालने के लिए ऑयल प्रेस यूज की जाती है, ठीक है। ग्लास फैक्ट्री वगैरह, ग्लास वगैरह, चूड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो भी रूरल एरियाज में बनाई गई जाती थी उस टाइम पीरियड पे। स्क्रू प्रेसेस वगैरह ये भी किसी टाइप की मशीन होती होगी। और वाटर मिल्स, वाटर वगैरह निकालने के लिए, या फिर वाटर से पावर वगैरह जनरेट करने के लिए, ये सब करने के लिए वाटर मिल्स होते थे उस टाइम पीरियड में। तो इन सब चीज़ों में तो इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने। और एक और चीज़ क्या हुई उस टाइम पीरियड पे, उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड होता था विद ईस्ट, इनका भी ईस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडिया वाला पार्ट, इंडिया, चाइना, और ये वाला जो पार्ट है इन्हें ये ईस्ट कहते हैं। अब इंडिया चाइना उस टाइम पीरियड पे बहुत अमीर हुआ करते थे, तो इनके साथ इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे पहले। जैसे रोमन एम्पायर आया, इन्होंने ट्रेड करना छोड़ दिया वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद ये सोचे कि भाई ट्रेड तो जरूरी है क्योंकि ज्यादा पैसा आएगा, तो उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अनेबल कर दिया, और जिसकी वजह से और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अर्बन लोग थे वो बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं, प्रोस्पर हो जाते हैं बहुत ज्यादा।
और अब किसी भी जगह पर अगर ज्यादा अमीरी आ जाए तो क्या होते हैं, वो आलीशान घर बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आर्किटेक्चर था, घर बनाने की कला वगैरह बहुत भयंकर बना दी उन्होंने। नई नई फॉर्म्स के आर्किटेक्चर निकलने लग गई और एक लग्जरी अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी। मतलब लोग घर में पानी पकड़ाने के लिए भी एक नौकर रख रहे हैं, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे लग्जरी पहुंच चुकी थी। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है जो रूलिंग इलाइट्स थी, रूलिंग इलाइट्स यानी कि जो पॉलिटिशियंस वगैरह हो गए, राजा वगैरह, ये सब लॉर्ड्स वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा वेल्दियर हो गए थे, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, क्योंकि भाई जनता कमा रही है तो सारा टैक्स उनके पास आएगा और वो और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और इतने अमीर वो अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं हुए थे। और ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये सब पता चलता है इजिप्ट में हमें बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ पेपायरी मिली हैं। पेपायरी एक पेज लाइक सब्सटेंस होता है, उस टाइम पीरियड पे एक रीड लाइक प्लांट से बनता था। उस पेपायरी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती थी जो आज तक सर्वाइव कर चुकी हैं। तो इजिप्ट में बहुत सारी पेपायरी मिली है हमें, जिनमें बताया गया है कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो कितनी एफ्लुएंट थी। एफ्लुएंट यानी कि लग्जूरियस या फिर रिच वगैरह समझ लो तुम, जहाँ पे मनी बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। और जो रूरल लोग थे, जो गांव वाले लोग थे, वो भी गोल्ड में इनकम जनरेट करते थे लाखों की। इन्हें सोच लो, जब रूरल लोग इतने कमा रहे तो अर्बन कितने कमा रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये पॉइंट था कि रूरल लोग लाखों में इनकम कमा रहे हैं गोल्ड में, तो इसको ये क्या लिखा हुआ था, मतलब पेपायरी में लिखा हुआ था कि इजिप्ट में टैक्सेस आते थे उस टाइम पीरियड पे कितने, 2.5 मिलियन सोलिडस जो था वो एक सिंगुलर फॉर्म थी, यानी कि एक गोल्ड कॉइन को सोलिडस कहते थे और बहुत सारों को सोलिडी कहते थे। तो 2.5 मिलियन सोलिडी पर ईयर, तो इतने में 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होते हैं, तो 2.5 मिलियन हो जाएंगे 25 लाख सोने के सिक्के। तो इसे अगर वेट में नापे तो कितना गोल्ड हो जाएगा, लगभग 35,000 पाउंड्स। एलबीएस यानी पाउंड्स होता है, ये एक वेट नापने की वो होती है कैटेगरी। अगर 35,000 एलबीएस को अगर केजीज में करा जाए कन्वर्ट, तो लगभग 15,000 किलो गोल्ड, इससे कुछ ज्यादा होगा लेकिन 15,000 मान लो। ठीक है, तो 15,000 किलो गोल्ड अप्रोक्सीमेटली उनका साल का आ जाता था रेवेन्यू टैक्स के रूप में। तो टैक्स इतना है कि मतलब 100% ले रहे, टैक्स होता है मान लो 20% हो गया, 30 हो गया, 40% हो गया, बाकी 60 लोगों के पास जा रहा है। तो सोच लो अगर 100 देखा जाए तो कितने करोड़ों में कमा रहे थे। 15,000 तो सिर्फ टैक्स का आ रहा है, यानी कि वो लगभग 1-2 लाख किलो सोना साल का कमा रहे थे। ठीक है, इतना ज्यादा पैसे कमा रहे थे वो। उसके बाद बताया गया अभी इतनी प्रोस्पेरिटी थी इनके पास, यानी कि इतने ज्यादा पैसे आ गए थे कि जो वो एरिया था ईरान, इराक वगैरह वगैरह, जहाँ पे रोमन एम्पायर था ईस्टर्न साइड में, तो ये इतना अमीर हो गया था कि ये 6th सेंचुरी में इतना अमीर हो गया था, 5th और 6th सेंचुरी में, कि ये इतना अमीर 20th सेंचुरी में जाके भी नहीं होगा। यानी कि जो 1900 का टाइम पीरियड है, जहाँ पे लोग नॉर्मली पहले वाले टाइम पीरियड के लोगों से अमीर हो गए थे, लेकिन ये जब भी जितने अमीर हुए थे उससे भी ज्यादा 5th 6th सेंचुरी में हो गए थे, यानी कितना पैसा आता था उस टाइम पीरियड में इनके पास। ठीक है, तो ये हमने इकोनॉमिक चेंज मान लिया उस टाइम पीरियड का, बहुत मेजर इकोनॉमिक चेंज था। पॉलिटिकल भी देख लिया, कल्चर भी थोड़ा बहुत देखा। अब कल्चरल लेवल पे बहुत बड़ा चेंज हुआ था वो देखते हैं। ठीक है, कल्चरल लेवल पे बड़ा चेंज क्या हुआ कि उस टाइम पीरियड के जितने भी रिलीजन्स थे रोमन एम्पायर में, जो रिलीजन्स थे वो कौन से थे, जैसे कि ग्रीक लोग हो गए, रोमन लोग हो गए, इनके ग्रीक रिलीजन्स थे, रोमन रिलीजन्स, इनके रिलीजन्स को नाम देने के पास इनका कुछ नहीं था, तो ये ग्रीक मैथोलॉजी बोल देते थे, रोमन मैथोलॉजी बोल देते थे। और ये बहुत सारे भगवानों मानते थे, जैसे कि रोमन के बहुत सारे भगवान थे, जैसे कि नाम दिए गए हैं जुपिटर, जूना, माइनरवा, मार्स, ये 3-4 नाम है रोमन गॉड्स के। वैसे ग्रीक वाले गॉड्स थे जैसे कि थोर वगैरह हो गया, थोर उनका एक गॉड था, मार्वल वाला भी उसी पे इंस्पायर्ड है। बहुत सारे गॉड्स थे, पॉलीथीस्ट यानी कि जो लोग बहुत सारे भगवानों में मानते हो। ठीक है, तो और एक और रिलीजन उस टाइम पीरियड पे क्या था, जुडाइज्म धर्म है, जूइश पीपल का धर्म। ठीक है,
तो ये जूइश पीपल थे, ये भी एक पॉलीथिस्ट रिलीजन था, एक मोनोथिस्ट रिलीजन नहीं था, मोनोलिथ नहीं था, ये पॉलीथिस्ट था। मोनोलिथ क्या होता है, जो लोग सिर्फ एक ही गॉड में मानते हो, जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो गया, तो ये होते हैं मोनोलिथ धर्म, ठीक है। और मोनोलिथ का रियल मतलब देखा जाए तो एक लार्ज सिंगल स्टोन होता है, ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद तो आप जान सकते हो उस टाइम पीरियड पे जो कल्चरल लेवल था वो था कि भाई सारे लोग पॉलीथिज्म में मानते थे उस टाइम पीरियड पे, मुस्लिम और क्रिश्चियंस नहीं आए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, रोमन एम्पायर में 313 करंट एरा के आसपास जो वो था, कॉन्स्टेंटाइन एम्पायर था, उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया एज द ऑफिशियल रिलीजन। और क्रिश्चियनिटी क्या था, क्रिश्चियनिटी ये था एक मोनोथिस्ट रिलीजन जिसमें सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, लेकिन अभी तक चल रहे थे पॉलीथिस्ट रिलीजन। तब सारे लोग धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गए। जिससे क्या हुआ, एक चेंजमेंट आ गई कि जो 313 करंट एरा था, इस टाइम पीरियड से पहले सारे लोग पॉलीथिस्ट थे, उसके बाद धीरे धीरे मोनोथिस्ट होने लग गए, यानी कि कल्चरल चेंज आ गया एक पॉलीथिस्ट से लेके मोनोथिस्ट में, ठीक है। लेकिन ये बताया गया अभी चेंजमेंट तो आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज राजा ने 313 करंट एरा में बोल दिया कि मैं क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप सभी भी कर लो, तो अगले दिन ही सब क्रिश्चियनिटी छोड़ के मतलब क्रिश्चियनिटी मान ली अगले दिन ही सभी ने। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग टाइम पीरियड में माना लोगों ने जाके धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि अगली रात ही सब क्रिश्चियन बन गए, लोगों ने अपने पॉलीथिस्ट रिलीजन छोड़े नहीं, एक्सेप्ट करते रहे, उसे ही मतलब उसे ही मानते रहे। और ये चीज कहाँ पे हुई, वेस्टर्न साइड में ज्यादा हुई कि लोगों ने पॉलीथिस्ट रिलीजन नहीं छोड़े। ऐसा क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि भाई उधर के लोग ना, जैसे कि मान लो आप 20 साल तक आपने माना कि आप एक वो हो कि क्या कह सकते हो, आप एक पॉलीथिस्ट हो, यानी कि रोमन माइथोलॉजी के लोग। आपने माना कि मैं रोमन गॉड्स को मानता हूँ, आपने रोमन गॉड्स की पूजा करी 20 सालों तक। फिर उसके बाद एकदम क्या होता है, आपका राजा बोल देता है कि आपको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, आप बन गए भाई क्रिश्चियन। लेकिन भाई आपकी जो आदत होगी कि भाई आप भगवान का नाम सोचते ही आप अपने रोमन गॉड्स को याद करते हो, अब ऐसा तो नहीं एकदम आप क्रिश्चियन गॉड को याद करने लग जाओगे। आपकी 20 साल की आदत एक बार में तो छूटे नहीं, तो लगभग 5-10 साल या 2-3 साल तो लगेंगे आपको चेंज होने में। और ये चेंजमेंट कई बार होता भी नहीं है कि क्या होता है, क्रिश्चियन लोग क्या बोले, क्रिश्चियन के जो पूजा पंडित वगैरह करने वाले थे वो क्या करते थे, वेस्टर्न साइड में वो गाली वगैरह दे देते थे कि भाई तुम्हारे रोमन गॉड बकवास हैं वगैरह वगैरह, तुम्हारी सारी प्रैक्टिस अंधविश्वास है वगैरह, हमारे पास आओ, ये है वो है। इसकी वजह से क्या होता था, तुमने 20 साल तक उस चीज को माना था, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग बन गई उसके लिए। अब कोई तुम्हारे धर्म का ऐसे बोलेगा तुम्हें गुस्सा आएगा, जिस वजह से तुम क्रिश्चियन बेशक बन गए हो लेकिन तुम उसकी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करोगे। ये चीज होती थी वेस्टर्न साइड ऑफ एम्पायर में, जहाँ पे क्रिश्चियन के जो पंडित वगैरह होते थे वो दूसरे धर्म की प्रैक्टिस को खराब बताते थे, ठीक है। तो इतना समझ लिया, ये हो गया कल्चरल चेंज। फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल चेंज बताया गया है, एक मेजर पॉलिटिकल चेंज, ये सबसे मेजर है। वो पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ कि भाई एम्पायर का बिखरना वगैरह ये सब हुआ। तो रोमन एम्पायर क्या था, 2 पार्ट का था, मैंने बता दिया, 2 कैपिटल बनने के बाद 2 पार्ट में हो गया था, एक था ईस्टर्न पार्ट, एक था वेस्टर्न पार्ट। तो जो ईस्टर्न पार्ट था इसमें तो भाई लोग अमीर हो रहे थे, अभी तक हमने जान लिया, प्रोस्पेरिटी आ रही थी, बिजनेस बढ़ रहा था, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, प्रोस्पेरिटी पॉपुलेशन ये सब बढ़ रहा था। और पॉपुलेशन बढ़ रही थी डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई उनके वहाँ पे बीमारी फैल रखी थी, यानी कि लोग मर रहे हैं बीमारी से, फिर भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि लोग अमीर हो रखे थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने को ज्यादा था वगैरह वगैरह, बीमारी से मर भी जा रहे तो भी बढ़ रही थी पॉपुलेशन, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जो वेस्टर्न साइड था यहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस थी। ये जो एम्पायर था ये फ्रेगमेंट हो चुका था वेस्टर्न साइड का, यानी कि बिखर चुका था। कैसे बिखरा, मतलब इधर का रूल हट गया था ऊपर से। कैसे हटा, जो जर्मन ट्राइब्स थी, जर्मन ट्राइब्स, उन्होंने इन पे अटैक कर लिया और रूल कर लिया इन पे। जर्मन ट्राइब्स बहुत ज्यादा थी, जैसे कि गोथ्स, विसिगोथ्स, ओस्ट्रोगोथ्स, वेंडल्स, फ्रैंक्स, ये 3-4 जर्मन ट्राइब थी, मतलब बहुत सारी थी और भी। तो ये सारी जो जर्मन ट्राइब्स थी इन्होंने अटैक करा वेस्टर्न एम्पायर पे, अलग अलग एरिया पे,
और अलग अलग अपने छोटे छोटे किंगडम से बना लिए, ठीक है। और इन किंगडम्स को बोला गया पोस्ट रोमन किंगडम्स। इनमें से बहुत सारों का नाम बताया गया, कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि विसिगोथ जो बताया मैंने, इन्होंने स्पेन पे रूल किया था और स्पेनिश एम्पायर बनाया, और जिसे बाद में जाके अरब के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 8th सेंचुरी में। ये अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो विसिगोथ से उन्होंने स्पेन पे बना लिया। स्पेन भी एरिया रोमन एम्पायर के अंडर में आता था, इन्होंने उस पर अटैक करके रूल कर लिया। सेकेंड एम्पायर बनाया फ्रैंक्स ने। फ्रैंक्स एक जर्मन ट्राइब थी, इन्होंने बनाया गोल्ड रीजन पे। गोल्ड रीजन पे फ्रैंक्स ने रूल किया, इसने इन्होंने इसका नाम बाद में जाके फ्रांस चेंज कर दिया, ठीक है। गोल्ड रीजन फ्रांस और उसके आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी का थोड़ा बहुत पार्ट, इटली का थोड़ा बहुत पार्ट, उस पर रूल करा उन्होंने, ठीक है। थर्ड एक एम्पायर बताया गया लोम्बार्ड्स का, ये इटली में था। तो इन सारी जगह पे इन्होंने इनसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाले से अटैक करके जीत ली, ठीक है। और ये इन्होंने एक एम्पायर बनाया मिल के बाद में, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसने स्टार्टिंग की किसकी, मेडिवल टाइम पीरियड की। मेडिवल टाइम पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री में 5 से लेके 15th करंट एरा के बीच का टाइम पीरियड है। तो मेडिवल टाइम पीरियड सिर्फ यूरोप में है, तो वेस्टर्न एम्पायर के जितने भी थे इन्होंने मेडिवल टाइम पीरियड को शुरू करा, ठीक है। अब ये तो जान लिया हमने वेस्ट का कि भाई वेस्ट पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हो चुका था, बहुत सारी जर्मन ट्राइब में अटैक करके उसे जीत लिया था और बांट दिया था। लेकिन जो ईस्ट था वहाँ के लोगों में अमीरी थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत परेशानियां थी, लेकिन वो जानते हैं, ठीक है। ईस्ट स्टार्टिंग में यूनाइटेड रहा, आराम से कोई दिक्कत नहीं रही। जस्टिनियन जो राजा आया था, एक जस्टिनियन, इस राजा ने बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लेके आया। ये प्रोस्पेरिटी का हाई वाटर मार्क टच कर दिया। हाई वाटर मार्क क्या होता है, मैक्स रिकॉर्डेड लेवल, यानी कि आज तक ऐसी प्रोस्पेरिटी टच नहीं थी उस रीजन में, ठीक है। तो ऐसी प्रोस्पेरिटी लेके आ गए राजा, और इंपीरियल एम्बिशन भी था इसका, यानी कि राजा बनने की चाह थी, ये आसपास के एरिया को भी रूल करना चाहता था, तो ये बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन करता था। जो जस्टिनियन था इसने क्या करा, जो अफ्रीका था, अब इसमें इंपीरियल एम्बिशन था, यानी कि आसपास के एरिया को रूल करने का एम्बिशन। तो अफ्रीका जो जगह थी, ये नॉर्दर्न अफ्रीका, ये इन्हीं के अंडर में हुआ करती थी, रोमन एम्पायर के अंडर में। लेकिन मैंने बताया था कि जो जर्मन ट्राइब्स थी, इन्होंने बहुत सारा अटैक करके वेस्टर्न साइड का हिस्सा कंट्रोल कर लिया था। इन्होंने जर्मन ट्राइब्स ने फिर नॉर्दर्न अफ्रीका भी कंट्रोल कर लिया था, और उस जर्मन ट्राइब का नाम था जिसने कंट्रोल करा था, उसका नाम था वेंडाल्स। इन्होंने नॉर्दर्न अफ्रीका छीन लिया था रोमन एम्पायर वाले से। तो जस्टिनियन को गुस्सा आया, भाई वो अटैक करने चला गया और वेंडाल्स को हरा के नॉर्दर्न अफ्रीका वापस एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि जस्टिनियन ने क्या करा, जो इटली जगह थी, इसी वीडियो में पहले बताया मैंने कि इटली पे लोम्बार्ड्स ने कंट्रोल करा था, बैक करके देख लो, बेशक एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो वो देख लो। तो इटली पे लोम्बार्ड्स ने कंट्रोल करा था, लेकिन ऐसा नहीं था। इटली पे पहले ओस्ट्रोगोथ्स ने कंट्रोल किया था, ओस्ट्रोगोथ्स ने। फिर ओस्ट्रोगोथ्स ने कंट्रोल कर लिया, तो जस्टिनियन को गुस्सा आया, वो गया अपनी आर्मी लेके ओस्ट्रोगोथ्स करा दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ओस्ट्रोगोथ्स कराने के बाद लोम्बार्ड्स ने अटैक करके इटली वापस जीत ली, और इस वजह से लोम्बार्ड्स इटली के मेन रूलर बन गए बाद में, ठीक है। ये बात बताएगी। उसके बाद बोला गया है कि अब ईस्टर्न साइड में सब बढ़िया चल रहा था, जस्टिनियन भाई सबको हरा के वापस ले लेता था रीजन। लेकिन क्या हुआ, 7th सेंचुरी के आसपास जो ईरान वाले रूलर्स थे, ईरान डायनेस्टी, ईरान जो एम्पायर था, ईरानियन एम्पायर, जिसे ससानियन डायनेस्टी रूल करती थी। ससानियन, ये पार्थियन डायनेस्टी थी, उसके बाद के लोग थे ससानियन, तो ये रूल करते थे ईरान को। ईरान इधर हो गया, मान लो एक नदी थी यूफ्रेट्स, तो उसके इस तरफ थे ईरान वाले और इस तरफ थे रोमन एम्पायर वाले। तो अब ईरान को मन में आया कि मैं रोमन एम्पायर पर अटैक करूंगा, तो ईरान वाले भी अटैक करने लग गए। तो इस वजह से जो रोमन एम्पायर था उसके बहुत सारे मेजर पार्ट्स ईरान ने कंट्रोल कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 620 करंट एरा के आसपास रोमन एम्पायर वालों ने वापस अटैक करा, और ईरान ने जिस एरिया पे अटैक करा था ना और कंट्रोल कर लिया, उसे वहां से भगा दिया और अपने एरिया वापस ले लिया, यानी कि रोमन एम्पायर वाले जीत गए। लेकिन आखिरी में जाके क्या हुआ, ये दोनों एम्पायर कोलैप्स हो गए,
यानी कि दोनों के पास अपना अपना एरिया बच गया था, आराम से धीरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, दोनों कोलैप्स हो गए। कैसे हो गए भाई, क्योंकि ये बाहर का बंदा आ गया एक इनसे लड़ने और इन दोनों को आगे चला गया, इन दोनों के एरिया ले लिए। वो बाहर का बंदा कौन था, वो था अरेबिक एम्पायर वाले। अरेबिक एम्पायर कैसे बना था, मुस्लिम धर्म की वजह से, मुस्लिम धर्म को फैलाने की सोच के, और इन्होंने बहुत बड़ा रूल कर लिया था एरिया। अरेबिक एम्पायर के लोगों ने जब इन पर अटैक करा, ईरानियन एम्पायर भी हरा दिया, रोमन एम्पायर भी हरा दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर भी हरा दिया बहुत सारा। तो अरेबिक एम्पायर की जो स्टार्ट हुई थी मुस्लिम धर्म की वजह से, जो एक्सपेंशन करना चाहते थे मुस्लिम धर्म का, तो इसको ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बोला जाता है, रेवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड यानी कि उस टाइम पीरियड पे जितना भी पॉलिटिकल रीजन था उसमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया था इस्लाम धर्म की वजह से। यानी कि इस्लाम धर्म वालों को पता नहीं क्या ही मोटिवेशन दे के गए वो उनके प्रोफेट मोहम्मद, उनमें ऐसा मोटिवेशन आया कि भाई उन्होंने जो ईरानियन एम्पायर था उसे भी हरा दिया, रोमन एम्पायर था उसे भी हरा दिया, उसके बाद जाके वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसके लोगों को भी हरा दिया, और उसके बाद में जाके जो ऊपर वाला रीजन था सेंट्रल एशिया वाला उसे भी हरा दिया। इनकी मोस्टली बहुत बड़े एरिया पे इन्होंने रूल कर लिया, ठीक है। अफ्रीका में भी जाके उधर रूल कर लिया, उन्हें भी हरा दिया। तो इस वजह से इन्हें ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बोला जाता है। रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया। तो इसमें बताया गया कैसे स्टार्ट हुआ है। प्रोफेट मोहम्मद ने स्टार्ट किया था ये। प्रोफेट किसी दूसरे इंसान को कहते हैं जो कहता है कि मैं भगवान का दूत हूँ और मैं उसकी वजह से, मतलब उनके कहने पे आपके लिए मैसेज लेके आया, मैसेंजर वगैरह, ठीक है। प्रोफेट मोहम्मद तो ये अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते थे कि मैं भगवान का दूत हूँ, आपके लिए मैसेज लेके आया, आपको ये भगवान की पूजा करनी है, ऐसे ऐसे करनी है वगैरह वगैरह, आपको धर्म फॉलो करना है, फॉलो करना है। प्रोफेट मोहम्मद का बर्थ हुआ था 570 करंट एरा के पास और उनकी डेथ हुई थी 632 करंट एरा के आसपास। तो ये उनकी टाइम लाइन थी पूरे बर्थ डेथ वगैरह की। और 642 करंट एरा के आसपास उनकी डेथ के 10 साल बाद अब उन्होंने अपनी टाइम पीरियड में, मतलब उनकी जो लाइफ थी उसमें फैला दिया कि भाई मुस्लिम धर्म है, इसको आपको मानना है, इसको आपको फैलाना है, ये करना है। तो उसके लोग चल पड़े भाई फैलाने। तो फैलाने के चक्कर में वो जहाँ पे जाते फैलाते रूल कर लेते। तो 642 करंट एरा के आसपास उन्होंने रोमन एम्पायर को हरा दिया, ईरानियन एम्पायर को हरा दिया, और वहाँ पे एक बड़ा अरब एम्पायर बना दिया अपना खुद का 642 करंट एरा के आसपास, ठीक है। और लगभग 100 साल बाद यानी कि 740 करंट एरा के आसपास मान लो, उन्होंने इतना बड़ा एरिया हरा दिया था कि वो स्पेन पे पहुंच गए थे, वेस्ट में। स्पेन आपको पता है, यानी कि जो यूरोप है ना ये, तो यहाँ पे पुर्तगाल देश है और यहाँ पे स्पेन है। यानी कि पूरे यूरोप पे कंट्रोल करके स्पेन पे पहुंच गए थे। यानी कि वो पूरे यूरोप पे कंट्रोल कर लिया था उन्होंने मोस्टली। तो स्पेन पे पहुंच गए, उसके बाद वेस्टर्न साइड में तो स्पेन पे पहुंचे, और ईस्टर्न साइड में कहाँ पहुंच गए, सिंध रीजन पे। सिंध रीजन कौन सा, पाकिस्तान वाला मान लो। इनकी पाकिस्तान तक आ गए ईस्टर्न साइड में, उधर पहुंच गए यूरोप के कोने पे। इनकी पूरा एरिया अपने अंडर में ले लिया अरेबिक एम्पायर वालों ने। अब इनका जो एम्पायर था उन्होंने कैसे बनाया, कैसे स्टार्ट की, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। मैंने चैप्टर की वीडियो बना रखी ऑलरेडी पूरी की, आप जाके देख लेना। और इस वीडियो में हमने लेट एंटीक्विटी समझ लिया। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो में जितने पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।